गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पहला क्लास है जिसको कि हम लोग इंट्रो क्लास कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है और एक होता है वाइटल फोर्स थ्योरी, तो इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हेडिंग डाल दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है, ये करीब करीब आप कह सकते हैं इसका अगर इतिहास का बात करें तो ये 250 से पौने 300 साल पुराना है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम लेमेरी, ये क्या देखे कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं वो कहां से मिल रहा है। तो देखिए कि जो भी केमिकल सब्सटेंस है या तो मिनरल से मिल रहा था या एनिमल से मिल रहा था या प्लांट से मिल रहा था। तब ये क्या किए, ये बात 1675 का है, ठीक है। ये क्या किए कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किए। किसके बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे। अब सोर्स क्या था, तो ये क्लासिफाइड किए कि कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो मिनरल से मिल रहे हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्लांट से मिल रहे हैं और कुछ केमिकल सब्सटेंस जो एनिमल से मिल रहे थे। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं ये सबसे पहला काम क्या किए कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कैसे किए? तो सबसे पहला का नाम दिए मिनरल सब्सटेंस, दूसरा का नाम दिए वेजिटेबल सब्सटेंस और तीसरा का नाम दिए एनिमल सब्सटेंस। नाम से ही समझ में आ गया कि जो सब्सटेंस आपका मिनरल से मिला उसका नाम रख दिए मिनरल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आपका वेजिटेबल से मिला उसका नाम रखे वेजिटेबल सब्सटेंस और जो सब्सटेंस एनिमल से मिला उसका नाम रख दिए एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, तो मिनरल सब्सटेंस क्या हो गया कि वैसे सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो सब्सटेंस मिनरल से मिला उसको मिनरल सब्सटेंस। जो जैसे एग्जांपल में आप गोल्ड ले लीजिए, जैसे सिल्वर है, जैसे आयरन है, एसेट्रा। तो ये सब सब्सटेंस को उन्होंने क्या बोला? मिनरल सब्सटेंस। सेकेंड में क्या था? वेजिटेबल सब्सटेंस। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस थे जो वेजिटेबल से मिला, तो उसको उन्होंने बोला इसकी इस तरह के जितने भी सब्सटेंस होंगे इसको हम लोग वेजिटेबल सब्सटेंस के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल का अगर बात करें तो आप कह सकते हैं शुगर, ये आपका वेजिटेबल से मिलता है, गन्ना जिसको आप कह सकते हैं, साइट्रिक एसिड एसेट्रा। तो इस तरह के जो भी सब्सटेंस थे, ठीक है, इसको वो एक अलग कैटेगरी में रखे जिसको कि नाम दिए वेजिटेबल सब्सटेंस। एक तीसरा जो आपका सब्सटेंस था एनिमल सब्सटेंस, यानी कि जो एनिमल से मिला उसको नाम क्या दे दिए? एनिमल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में अगर आप बात करें तो एल्बुमिन, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान लीजिए कि एल्बुमिन ये एक आपका एक प्रोटीन है। जेलाटिन, ये जानवर का जो चमड़ा होता है ना उसको गला करके जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको हम लोग जेलाटिन के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो सब्सटेंस थे इसको इन्होंने नाम दिया एनिमल सब्सटेंस। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इसको नोट करेंगे क्या? ऐसे नोट करने का जरूरत नहीं है, और अगर आप कोई स्टूडेंट नोट करना चाहते तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लिए। चलिए, तो हम बात क्या कर रहे थे कि ये बात है 1675 का। तो निकोलस लेमेरी एक साइंटिस्ट थे जो जितने भी केमिकल सब्सटेंस था उसको 3 कैटेगरी में वो डिवाइड किए। एक को बोले मिनरल सब्सटेंस, दूसरे को बोले वेजिटेबल सब्सटेंस और तीसरे को बोले एनिमल सब्सटेंस। नाम से ही पता चल गया कि जो सब्सटेंस आपको मिनरल से मिला उसको मिनरल सब्सटेंस बोले, जो सब्सटेंस आपको वेजिटेबल से मिला उसको वेजिटेबल सब्सटेंस बोले और जो सब्सटेंस एनिमल से मिला उसको एनिमल सब्सटेंस कहे। यानी कि जितने भी
केमिकल सब्सटेंस थे वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। बाद में फिर क्या हुआ कि देखा क्या गया कुछ समय के बाद कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों से मिल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम व्हेन मेनी ऑफ देम केमिकल सब्सटेंस वेर डिस्कवर्ड, it was found that some of them can be obtained from both vegetable and animal। तो कुछ समय के बाद जब ये देखा गया कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो वेजिटेबल और एनिमल दोनों से मिल रहे हैं, तब लेमेरी साहब का जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया। यानी कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस है वो 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किए थे वो क्या हो गया, फेल हो गया। सो दिस क्लासिफिकेशन वाज फेल्ड। तब एक नया कंसेप्ट आया कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस होंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जितने भी केमिकल सब्सटेंस होंगे, केमिकल सब्सटेंस वेयर देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब यहां पे क्या 2 पार्ट्स कैसे डिवाइड किया गया कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। यानी कि यहां पर अब केमिकल सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन 2 तरह से हो गया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहा गया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, लाइक प्लांट और एनिमल से जो सब्सटेंस मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या कहा गया कि वैसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, या कह सकते हैं कि वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके जो भी कंपाउंड्स मिलेगा उसका नाम दे दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम बर्जिलियस। ये बात 1815 ईस्वी की है। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम दिया बोले वाइटल फोर्स थ्योरी। इनका कहना क्या था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम दिए मिस्टीरियस फोर्स, ठीक है, या उसी को आप कह सकते हैं वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स क्या है, मिस्टीरियस फोर्स क्या है, से नुमा ताकत या दैवीय शक्ति। अगर हम अब बोलिए कि मिस्टीरियस फोर्स का मतलब क्या होता है, आप ये समझ सकते हैं कि अभी आप लोग के सामने हम खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे पढ़ा रहे हैं, क्यों खड़ा हैं, यानी कि इसमें मेरे अंदर कोई शक्ति है जो मेरे को खड़ा किए हुए। अगर वो शक्ति निकल जाएगा तो फिर हम क्या हो गए, लेट जाएंगे, 4 आदमी उठा करके जहां से आए थे वहां भेज देगा, मतलब जला देगा, यानी कि डेथ हो गया। तो कोई भी आदमी अगर जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये कहना था किनका, बर्जिलियस का, कि इसके अंदर एक दैवीय शक्ति होती है, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम दिए वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर कोई आपसे पूछ दे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बाय बर्जिलियस इन 1815 एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। इनका कहना यह था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप लैब में नहीं सिंथेसिस कर सकते हैं, आप लैब में नहीं बना सकते हैं, ये मैन मेड नहीं हो सकता है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किया जा सकता है, आप लैब में इसको सिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोले, क्योंकि इसके पीछे इनका एक कंसेप्ट था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसके चलते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और जिसमें अगर ये मिस्टीरियस फोर्स होगा ही नहीं तो वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, और वो फोर्स जब भी होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो इनका यही कहना था बर्जिलियस का। देखिए कह रहा है कि सो बर्जिलियस सजेस्टेड दैट देयर इज ए मिस्टीरियस फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज नेम्ड एज वाइटल फोर्स।
और वो जो मिस्टीरियस फोर्स था उसी को इन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स, और ये एक कंसेप्ट दिए तो उस कंसेप्ट का पूरे का नाम हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी। समझ में आ रहा है? एंड सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। तो बर्जेलियस साहब का कहना था कि कोई भी कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन इनका भी थ्योरी फेल हो गया। बाद में इनके एक स्टूडेंट रहे थे होलर, ठीक है, एक इनके स्टूडेंट क्या थे? होलर। देखिए, दिस थ्योरी वाज कॉल्ड एज VFT का मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी। इसी थ्योरी को आप वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। बाद में 1828 में फिर क्या हुआ कि एक जर्मन साइंटिस्ट होलर आए जो कि इनके स्टूडेंट थे। ये वाइटल फोर्स थ्योरी को नकार दिए। क्यों नकार दिए? इसके पीछे रीजन ये था, बर्जेलियस साहब का कहना था कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेटिक तरीके से आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप नहीं बना सकते। लेकिन होलर साहब क्या किए कि एक कंपाउंड था, देखिए यहां पे क्या करा कि बट इन 1828 ए जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, होलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को है सो ये लैब में सिंथेसाइज कर दिए, बना दिए। कैसे बनाए? कहता है कि विच वाज यूरिया, और उसका नाम क्या पड़ा? यूरिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि सो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फेल्ड। क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए, एक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, ठीक है, यूरिया। कैसे यूरिया बना? तो होलर साहब क्या कर रहे थे कि अमोनियम साइनेट को जब गर्म किए, अमोनियम साइनेट इसका फॉर्मूला होता है NH4CnO, तो यही आपका है सो अमोनियम साइनेट है। इसको जब गर्म किए तो इसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो रीअरेंज हो गए, और रीअरेंज होकर के इस तरह का एक कंपाउंड बना। जब ये कंपाउंड बना तो देखिए कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या दिए? यूरिया। यानी कि जो विचारधारा बर्जेलियस का था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते, उन्हीं के स्टूडेंट होलर साहब है सो उस मिथ को, उस धारणा को तोड़ दिए। इतना बात सब लोग को समझ में आया? और सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो कौन बना है? होलर। कैसे? अमोनियम साइनेट को जब वो हीट किए तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, इसका नाम पड़ा यूरिया। और ये कैसा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, दोनों का अगर मोलिकुलर फार्मूला देखिए तो यहां पर 2 नाइट्रोजन है, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और एक कार्बन है। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट हीट करने से क्या हुआ? वो सारे एलिमेंट रीअरेंज हो गए और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया और इसका नाम दिए यूरिया। और जब ये कंपाउंड बना तो देखिए कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो बर्जेलियस का मिथ था, जो धारणा था, वो क्या हुआ? फेल हो गया, टूट गया। फिर बाद में क्या हुआ, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लो जल्दी से। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे? वाइटल फोर्स थ्योरी का, कि बर्जेलियस साहब का कहना था, ये बात है 1815 का, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक क्या होता है? मिस्टीरियस फोर्स होता है, दैवीय शक्ति होता है, या रहस्यनुमा ताकत होता है, जिसके चलते है सो उनका ये धारणा था, ये मिथ था कि आप है सो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? 1828 आते आते बर्जेलियस साहब का जो मिथ था, जो धारणा था, उसको तोड़ दिए और उन्होंने ये करके दिखाया कि लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बना सकते हैं। और सबसे पहला कंपाउंड अमोनियम साइनेट को जब वो हीट किए तो क्या एक पहला कंपाउंड बना? यूरिया, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फिर बात ये धीरे धीरे फैलने लगा। इसके बाद 1845 ईस्वी का बात है, एक साइंटिस्ट आए कोल्ब।
तो कोल्वे एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि उस डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मिथ ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज कंप्लीटली एंडेड with the synthesis of acetic acid from its element by Kolbe in 1845। जैसे एक नया कंपाउंड आपका यूरिया बना तो कुछ लोगों को होता है कि हो सकता है एक आध कंपाउंड बन जाए, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन 1845 आते आते जब कोल्बे जो है एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिए, तो ये धारणा कंप्लीटली खत्म हो गया कि ऐसा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना नहीं सकते। इसके बाद 1856 ईस्वी आते आते एक साइंटिस्ट थे बर्थेलॉट, ये क्या किए कि मीथेन का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए, वो 1856 में क्या किए, मीथेन का फॉर्मेशन किए लेबोरेटरी में। तो जब मीथेन का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में किए तो अब ये कंप्लीटली बात गलत साबित हो गया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में लैब में बना ही नहीं सकते। इसके बाद तो लाखों करोड़ों कंपाउंड है सो लैब में बनाया गया। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ है कि सिंस देन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी, उसके बाद है सो मिलियंस ऑफ कंपाउंड लैब में प्रोड्यूस किया गया। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा हिस्ट्री था कि कहां से कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए, इसको आप उतार रहे हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं उतारे हैं तब भी अच्छी बात है। बस एक सिंपल इंफॉर्मेशन आपको दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है। अब यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पुराना कंसेप्ट है उसमें हम लोग क्या देखें, उसमें हम लोग ये देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन में कि वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये कंसेप्ट है सो 100% गलत साबित हो गया। ठीक है, अब एक नया जो डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है इसको आप लिख लीजिए कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एसेट्रा इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए नया जो डिफिनीशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो क्या हुआ कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब यहां पर देखिए स्टडी लिखा हुआ कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। देखिए स्टडी और रीड में अंतर क्या है उसको आप समझ लीजिए। जैसे हम लोग बचपन से ना पढ़ते आते हैं READ, रीड, रीड मतलब पढ़ना नहीं। तो जब आप बड़े होते हैं और आपसे कोई टीचर पूछता है कि अच्छा जी बताओ एक ट्रांसलेशन बनाओ, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूं, तो बच्चा बोलता है आई रीड इन क्लास 8, जो कि वो गलत हो जाता है। रीड का मतलब पढ़ना भी होता है और स्टडी का मतलब अध्ययन करना, दोनों में अंतर क्या है। जैसे आप पेपर क्या करते हैं, पेपर का स्टडी नहीं करते हैं। सुबह सुबह जब पेपर आते हैं तो आप पेपर को पढ़ते हैं, आपको मन नहीं लग रहा है तो कोई भी कहानी का किताब आप उठा लिए तो आप उसको पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते। लेकिन कोर्स का किताब है, अगर आप 10th क्लास के हैं या 11th क्लास के हैं तो 11th क्लास का जो कोर्स में किताब चलता है उसको आप पढ़ते नहीं, अध्ययन करते। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है स्टडी। तो हम क्या बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर क्या कहा जा रहा है कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में नहीं पढ़ते। यानी कि हमसे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही होगा कार्बन।
बिना कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंडामेंटल एलिमेंट मिला वो क्या मिला? कार्बन। तो यहां पे नेक्स्ट में हाईलाइट करके लिख लीजिए कि कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका जो सब पहला फंडामेंटल एलिमेंट होगा वो क्या होगा? कार्बन होगा। बिना कार्बन का आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही रहेगा, कार्बन फंडामेंटल एलिमेंट हो गया, इसके अलावे भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड में आप हाईलाइट करके लिख लीजिए कि अदर एलिमेंट्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, वो हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, एसेट्रा। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के अलावे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के बारे में भी पढ़ते हैं। इतना बात सब लोग को समझ में आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है आपका क्या हो गया? फंडामेंटल एलिमेंट हो गया। बिना कार्बन का आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के बारे में भी पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर फिर एक नया नाम आ गया, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे? वैसा मॉलिक्यूल या वैसा कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो। वैसा कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे हर एक एटम एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। और कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या बताया गया कि वैसे मॉलिक्यूल्स जो जिसका हर एक एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। यानी कि आपको ध्यान में क्या रखना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का हर एक एटम एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। और सबसे और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कार्बन जो है आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जब भी होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो एक और पॉइंट आप लिख लीजिए हाईलाइट कर करके कि while writing a structure of organic molecules or ions, the covalency of the element must be fulfilled. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जब आप उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं तो क्या ध्यान में रखना है कि उसका कोवैलेंसी फुलफिल होना चाहिए। अब यहां पर एक देखिए नया टर्म आ गया, कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवैलेंसी कहते किसको है? तो इसका दो डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी एटम के चारों तरफ जितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है उतना उस एटम का कोवैलेंसी होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले यहां तक आप कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए क्या क्या बताया एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। सबसे फर्स्ट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखा है कि केमिस्ट्री का
या कह सकते हैं रसायन शास्त्र का वैसा शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों के हम लोग बारे में पढ़ते हैं, यानी कि केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हाईलाइट करके आपको क्या बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंडामेंटल एलिमेंट होगा वो आपका कार्बन होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावे हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब एलिमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको क्या पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है वो बेसिकली कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि वैसा मॉलिक्यूल या वैसा कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है उसको हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फिर लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जब आप उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कोवैलेंसी आपका फुलफिल होना चाहिए। इसी में आपको बताया कि कोवैलेंसी कहते किसको है। दूसरा, कार्बन जो है आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो बात हम लोग कर रहे थे कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी का दो डिफिनीशन, एक डिफिनीशन तो ये हुआ कि किसी भी एटम के चारों तरफ जितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना उस एटम का कोवैलेंसी कहलाएगा। या आप कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उतना उस एटम का कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन का अगर बात करें तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? 2। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 होगा। नाइट्रोजन को आप ले लीजिए, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। बट नाइट्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? 3। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी है सो 3 है। तो इसको आप नोट करके आप लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि कोवैलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स अराउंड द एटम। किसी भी एटम के चारों तरफ जितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है उतना उस एटम का कोवैलेंसी कहलाएगा। अब इसका देखिए, इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप कोवैलेंसी जानते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने में आप गलती नहीं करेंगे। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं उसका कोवैलेंसी जानते हैं कि कितना होगा। तो एक इधर आप एलिमेंट लिखिए और इधर आप कोवैलेंसी लिखिए। जैसे आपसे कहा जाए कार्बन, कार्बन का कोवैलेंसी कितना होता है? तो कार्बन के चारों तरफ नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है? 4। आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तब हम कहेंगे कि कार्बन का कोवैलेंसी है सो आपका 4 है। जैसे हाइड्रोजन, अब आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना है, तो आप क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के चारों तरफ नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? 1। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का कोवैलेंसी 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का कोवैलेंसी बताइए, तो ऑक्सीजन के चारों तरफ कितना कोवैलेंट बॉन्ड है? तो 2। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का कोवैलेंसी है सो 2 हो गया। या दूसरा डिफिनीशन जो बताए कि किसी भी एटम का जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उतना उस एटम का कोवैलेंसी कहलाता है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन? ऑक्सीजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट क्या 6 इलेक्ट्रॉन करता है? नहीं। कितना करता है? 2 करता है। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का कोवैलेंसी है सो 2 है। जैसे नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आता है सब लोग को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये भी आप 9th 10th में पढ़े हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपका 5 होता है, लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है।
तब हम कहेंगे कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे आपसे कहा जाए सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, मतलब सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। अब आपसे कहा जाए कि सल्फर का बताइए कोवैलेंसी कितना है, तो सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि सल्फर का कोवैलेंसी 2 हो गया। या सल्फर के चारों तरफ नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होता है, तो 2, तो हम कहेंगे कि सल्फर का कोवैलेंसी है सो 2 हो गया। हैलोजन, हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। ये हैलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, 7A का जो एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X का मतलब यहां पे क्या हो गया, हैलोजन्स। हैलोजन्स किसको बोलते हैं, 7A के एलिमेंट को। 7A के एलिमेंट कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी हैलोजन्स हैं 7A हम बोल रहे हैं, यानी कि हैलोजन्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7, बट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 1, तो हम कहेंगे कि हैलोजन का कोवैलेंसी है सो 1 है। अब देखिए, जब स्ट्रक्चर आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा तो अब यहां पे आपको बताया गया कि कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन के चारों तरफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं। कार्बन के चारों तरफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं। कार्बन के चारों तरफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं। कार्बन के चारों तरफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पर। देखिए हर में क्या है, 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसी भी तरह से लिखा गया है, लेकिन कार्बन के चारों तरफ नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4, तो आप 4 किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना, 3, तो आप 3 नाइट्रोजन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना है, 2, तो ऑक्सीजन का 2 कोवैलेंसी आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर। किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे। यहां तक कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। कोवैलेंसी सब लोग को समझ में आ गया। कोवैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम के चारों तरफ जितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है उतना उस एटम का कोवैलेंसी कहलाता है। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत। फिर आपको बताया कि कार्बन का कोवैलेंसी 4 है, तो आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी आपका 3 होता है, आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 होता है, आप इस तरह से लिखो, आप इस तरह से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका देखिए, इसका इंपॉर्टेंस कहां है, अब आपको मजा आएगा। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ना इसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। नेक्स्ट क्लास में आपको लिखाएंगे डिफिनेशन कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ये सब सारा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब इसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला का डिफिनेशन में क्या बताया जाएगा कि मोलिकुलर जो फार्मूला होता है ना, कौन सा एटम कितना है ये एग्जैक्ट बताता है नंबर ऑफ एटम्स को। अब यहां पर देखिए क्या है कि CH4O, कोई भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि अच्छा जी इसमें बताइए नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो बोलेगा 1 सर। अगर पूछा जाए कि अच्छा इसमें बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो बोलेगा 4 सर। इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो 1 सर। अब क्या हुआ, ये जो है एक मोलिकुलर फार्मूला दिया गया, क्लास में सारे बच्चे को बोला गया कि इसका स्ट्रक्चर लिख करके दिखाइए, इसका स्ट्रक्चर लिख करके दिखाइए। एक स्टूडेंट जो है स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा और एक दूसरा स्टूडेंट स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा। अब आप ही लोग बताइए कि ये दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर सही है और क्यों है। अगर आप बोलते हैं कि ये सही है तो क्यों है,
अगर आप बोलते हैं कि ये सही है तो क्यों है, और अगर आप बोलते हैं कि दोनों सही है तो क्यों है। तो देखिए अभी आप लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो जवाब दे भी दिए होंगे कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता चल रहा होगा। क्यों नहीं पता चल रहा होगा? वो ये देख रहे होंगे कि यहां पर एक कार्बन है तो यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर 4 हाइड्रोजन तो 1 2 3 4, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहां पर एक ऑक्सीजन तो यहां पर भी एक ऑक्सीजन है, और सारा एटम तो लिखा हुआ है। ठीक इसमें देखिए, अब यहां पर एक कार्बन तो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों स्ट्रक्चर में तो सही लिखा हुआ है, बट बताइए कौन सा सही है? ये आपका है सो गलत है और ये आपका सही है। अब देखिए क्यों इसको गलत बोले, क्यों गलत बोले, यही इंपॉर्टेंस है कोवैलेंसी का। आपने तो स्ट्रक्चर लिख दिया लेकिन कोवैलेंसी का ध्यान आप नहीं रखे। क्या ध्यान नहीं रखे? आप देखिए यहां पे कि क्या सारे एटम का कोवैलेंसी फुलफिल हो रहा है। तो बोलिए सर कार्बन का तो कोवैलेंसी 4 होता है, 4 तो फुलफिल है, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन का कोवैलेंसी कितना? 1। तो देखिए इसका तो 1 है, फुलफिल है, इसका तो 1 है, फुलफिल है, इसका तो 1 है, फुलफिल है। क्या इस हाइड्रोजन का कोवैलेंसी फुलफिल है? नहीं है। हाइड्रोजन का कोवैलेंसी होता है 1 और आप क्या कर दिए 2, जो कि गलत हो गया। तीसरा बात, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी होता है 2 और आपने क्या लिखा 1। अब बताइए ये स्ट्रक्चर आपने सही लिखा? नहीं लिखा। एक दूसरा स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर लिखे, अब इसको चेक करते हैं कि ये क्यों सही हुआ। तो कार्बन का देखिए कोवैलेंसी होता है 4, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन का होता है 1, तो इस हाइड्रोजन का भी 1, इस हाइड्रोजन का भी 1, इस हाइड्रोजन का भी 1, इस हाइड्रोजन का भी 1। कोवैलेंसी अभी बताए थे ना कि किसी भी एटम के चारों तरफ जितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है उतना उस एटम का कोवैलेंसी होता है। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं, हर एक हाइड्रोजन के चारों तरफ एक ही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कोवैलेंसी होता है 2, यहां पर देखिए तो 2 है। कार्बन का 4, तो यहां पे कार्बन का 4 है। तो सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है, सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें हर एक एटम का कोवैलेंसी फुलफिल हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सही कहेंगे और इसको हम लोग गलत कहेंगे। तो कोवैलेंसी का रोल क्या है ये सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आपको मोलेकुलर फार्मूला दिया गया C3H8, ठीक है, C3H8। अब एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं कि 9th 10th में जनरली आप लोग पढ़ते क्या थे। अब जैसे अगर टीचर बोल दिए कि C3H8 का स्ट्रक्चर लिखो जी, तो स्टूडेंट ऐसे लिखते थे, नहीं बुक में भी आपका इस तरह से लिखा हुआ रहता था, याद आ रहा है? 10th में आप ऐसे लिखते थे। अब यहां पे क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। अब बोलिएगा क्यों नहीं लिखेंगे? वो जो जमाना था ना वो 10th की बात था। अब आप 11th 12th में आगे इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी करने जा रहे हैं ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर लिखना शुरू करेंगे तो पूरा 11th 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम 10 कॉपी लगेगा। बात समझ में आया? तो अब इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। इसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, या उसके नेक्स्ट या तीसरा या चौथा क्लास में बताएंगे। एक को हम लोग बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और एक को बोलते हैं ग्राफिकल स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि इतना ज्यादा स्पेस छेगा, इतना ज्यादा आपका कॉपी में स्पेस छेकेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, पेन से आप लिख रहे हैं तो इंक आपका ज्यादा लगेगा, दिमाग में ये डर रहेगा कि कहीं कोई बॉन्ड छूट तो ना जाए, समझ बराबर। तो अब इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पर देखिए क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 1 2 और 3, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो इसको ना हम लोग इस तरह से लिखते हैं। बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को दे दिए। यहां पर क्या देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लिख दिए। फिर क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए, और यहां पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इस तरह से लिख दिए।
अब यहां पर ये आप CH3 लिखे तो ये अंडरस्टूड हो गया कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ही बॉन्डेड होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, तो कोई तो डबल बॉन्ड तो आएगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो हम बात कर रहे थे कि अब इसका आपको क्लास में बोला गया कि इसका स्ट्रक्चर लिखिए, तो एक स्टूडेंट इस तरह से स्ट्रक्चर लिख दिए CH3 CH3 CH2 और एक दूसरा स्टूडेंट लिखे CH3 CH2 CH3। अब आप लोग बताइए कि ये दोनों में कौन स्ट्रक्चर सही है? एक जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता है वो क्या देखा कि 3 कार्बन है तो 1 2 3, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 2 6 और यहां पर 2 8 हो गया, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गया। तो उनको तो लग रहा है कि मोलेकुलर फार्मूला को तो सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां पर भी देखिए दूसरा स्टूडेंट क्या लिखे, 3 कार्बन है और 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी तो मोलेकुलर फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि क्या कोवैलेंसी फुलफिल कर रहा है, कोवैलेंसी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या देखते हैं कि इस कार्बन का कोवैलेंसी तो 4 फुलफिल हो गया। कैसे? अगर आप इसको एक्सपैंड कर करके लिखेंगे, अगर आप इसको एक्सपैंड, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग है, उसमें भी आज पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा। अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ है सो 3 हाइड्रोजन है तो ऐसे लिख दिए, फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इस तरह से लिख दिए। अब आप खुद देखिए कि क्या सारे एटम का कोवैलेंसी फुलफिल हो रहा है? तो क्या जवाब होगा? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए इस कार्बन का तो कोवैलेंसी फुलफिल हो रहा है, 4 जो है फुलफिल हो रहा है, बट इस कार्बन का कोवैलेंसी देखिए 1 2 3 4 5, इसके चारों तरफ टोटल कितना कोवैलेंट बॉन्ड हो गया? 5। तो गलत हो गया ना। आप इसका देखिए, इसका कोवैलेंसी 1 2 3 होना चाहिए था कितना? 4। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह से अगर आप लिखेंगे स्ट्रक्चर तो यह गलत हो जाएगा, और इस तरह से आप लिखेंगे तब सही होगा। तो सवाल अब यह है कि आप दिमाग में क्या सेट करेंगे। आप दिमाग में यह सेट कर लो कि कभी भी CH3 होगा तो वो इंड में होगा। CH3 कहां पर होगा? इंड में होगा। और CH2 जो होगा वो कहां होगा? मिड में होगा। बस इतना दिमाग में आप सेट कर लीजिए, कभी लाइफ में अब गलती नहीं होगा। CH3 आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी हम लिखेंगे तो CH3 इंड में लिखेंगे। इंड का मतलब वो किसी भी किनारे हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन जब भी होगा तो इंड में होगा। इंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड। जैसे अब यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ है CH3 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 CH3। अब आपसे पूछा जाए कि ये सही है गलत है, तो अब काउंटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि यहां पर भी इंड में CH3 है, यहां पर भी इंड में CH3 है, यहां पर भी इंड में CH3 है और यहां पर भी इंड में CH3 है, तो सही है। और इस कार्बन का भी कोवैलेंसी 4 है। तो दिमाग में आप सेट कर लो कि इंड में जब भी होगा तो क्या होगा? CH3। अब मिड में क्या होगा? CH2। मिड में क्या होगा? CH2। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसका यूटिलाइज अभी आपको बता रहे हैं कि एक एक वर्ड जैसे कोवैलेंसी कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको आगे होगा, उस ये हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, और आपको कहा गया कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जोश में वो तुरंत क्या करेंगे 1 2 3 4 देखते हैं दूसरा कार्बन पे एक इथाइल है तो इसका नाम लिख देंगे 2 इथाइल ब्यूटेन। नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत 10th में पढ़े हैं ना, तो इस अगर हम बोलेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कीजिए जी, तो वो क्या करेंगे 2 इथाइल ब्यूटेन, जो कि वो गलत है। अब क्यों गलत हुआ? तो देखिए हम आपको क्या सिखा रहे हैं, नोमेनक्लेचर आपका गलत नहीं हो इसके लिए कभी भी आपका C2H5 लिखा हुआ रहे
तब आप क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए CH3CH2 में। इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है CH3CH2 में। अब देखिए स्टूडेंट भी तो क्लास में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं ना। अब जैसे उनको बोले कि अच्छा सर बोले हैं कि C2H5 को CH3CH2 में एक्सपेंड करना है, अब वो स्टूडेंट देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। पहले तो CH3CH2CH3 लिख दिए और इस CH के साथ CH3 बोले कि C2H5 को सर बोले CH3CH2 में एक्सपेंड करना, तो लिख देंगे CH3CH2। अब आप बताइए कि क्या वो स्टूडेंट सही लिखे? नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्या कर दिए, बीच में लिख दिए CH3 और आपको क्या बताया गया कि CH3 जब भी होगा तो एंड में होगा और CH2 जब भी होगा तो मिड में होगा। क्यों ऐसा? आप जब मिड में लिख दिए CH3 तो इस कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो गया, 5। इस कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो गया, 5, और इस कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो गया, 3, जो कि दोनों है सो कोवैलेंसी को फुलफिल नहीं कर रहा। लेकिन जो स्टूडेंट समझदार है, जो जिसको याद है कि सर तो C2H5 को बोले थे CH3CH2 में तोड़ देना जी, लेकिन ये भी आप उनको पता है कि CH2 जब भी होता है तो मिड में होता है और CH3 जब भी होता है तो एंड में होता है, तो एक दूसरा स्टूडेंट इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहां पर CH2 और CH3 लिखेंगे, वो इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, ये सही हो गया। क्यों ये गलत हुआ? क्यों ये गलत हो गया? क्योंकि CH3 आप क्या किए, मिड में लिख दिए और CH2 को एंड में लिख दिए, जबकि आपको बताया क्या जा रहा है कि CH2 को आप मिड में लिखिए और CH3 को आप एंड में लिखिए, इसीलिए गलत हो गया और ये क्या है, सही है। अब देखिए क्यों तोड़ने के लिए बताया गया, अभी इसको भी आप समझिए। आप जब इसको तोड़ते नहीं हैं तो जल्दीबाजी में आप क्या कर दिए, इसका नोमेनक्लेचर कर दिए 2 इथाइल ब्यूटेन, जबकि एग्जैक्टली इसका सही नोमेनक्लेचर अब क्या होगा। अब वहां पे देखिए 1 2 3 4 5, इधर से जब आते हैं तो 5 कार्बन का चेन और यहां पे क्या आ रहा था, 4 कार्बन का चेन। आप इधर से भी आते हैं तो 1 2 3 4 5, तीसरा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी तीसरा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका सही नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। इसका सही नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल। अगर किन्हीं को नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आया, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको नोमेनक्लेचर नहीं सिखाया जा रहा, अभी आपको नोमेनक्लेचर नहीं सिखाया जा रहा। नोमेनक्लेचर हम इसलिए कर दिए क्योंकि 10th में आप पढ़ के आते हो, उसके बावजूद भी कोरोना के चलते अगर आप कुछ भी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया। पेशेंस रखना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।